Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum students. How are you? Now I am going to teach you the social study class 4. Social study for class 4. Now open the unit number 3 and move on the page number 36. Page number 36, unit number 3 and the chapter number 1. Chapter number 1, our past. हमारा जो माजी है, आर पास्ट, लॉन्ग टाइम अगो, यानी बहुत जो साल पहले है, बहुत अरसे पहले की बात करते हैं हम लोग। आर पास्ट, हमारा माजी। पीपल ऑफ द पास्ट, यानी जो लोग थे, जो माजी में लोग थे, वो किस तरह रहते थे, वो उनका लिविंग स्टाइल क्या था, वो अपनी ज़रूरियात कैसे पूरी करते थे, वो अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारते थे, ये सारा जो है वो हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। आर पास्ट, हमारा माजी। Have you ever thought about the people who lived before you? यानी आपने कभी सोचा है जो हमारे से पहले लोग थे वो कैसे रहते थे, वो कैसे अपनी ज़िंदगी गुजारते थे। Humans have lived on earth for thousands of years, यानी जो लोग हैं जो ज़मीन पे रहते हैं वो हज़ारों साल पहले, यानी बहुत अरसा पहले, हज़ारों साल से ज़मीन पे जो है वो अपनी ज़िंदगियाँ गुजार रहे हैं। सबसे पहले उन्होंने कहा कि क्या आप उन लोगों के बारे में सोच सकते हैं, क्या आप उन लोगों के बारे में जानते हैं कि वो कैसे रहते थे, वो अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारते थे। उसके बाद ह्यूमन्स हैव लिव्ड ऑन अर्थ, यानी लोग जो थे वो जो ज़मीन पे रहते हैं फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, यानी हज़ारों साल पहले जो ज़मीन पे रहते थे वो कैसे अपनी ज़िंदगियाँ गुजारते थे। Archaeologists tells us the humans came into being about 15 lakh years ago, यानी 15 लाख साल पहले जो है वो लोग जो है वो इस ज़मीन पे बसना शुरू हुए, इस ज़मीन पे उनकी ज़िंदगी का आगाज़ हुआ, ये आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं। उसके बाद सम ऑफ द अर्लीस्ट सिविलाइजेशन हैव बीन फाउंड इन ईस्ट अफ्रीका, और इसमें से उन्होंने कहा है कि जो बहुत ज़्यादा अर्लीस्ट सिविलाइजेशन थी वो कहाँ से स्टार्ट हुई, ईस्ट अफ्रीका से स्टार्ट हुई। हैव यू एवर थॉट अबाउट द पीपल हु लिव बिफोर यू, यानी आपसे पहले जो लोग थे वो कैसे ज़िंदगी गुजारते थे। ह्यूमन्स लिव ऑन अर्थ फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, यानी हज़ारों साल पहले वो अपनी ज़िंदगियाँ कैसे गुजारते थे, उन्होंने ज़मीन पे कैसे रहना शुरू किया। उसके बाद उन्होंने कहा है कि आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं कि जो 15 लाख साल पहले, यानी इतने अरसे पहले लोगों ने ज़मीन पे रहना शुरू किया था। सम ऑफ द अर्लीस्ट सिविलाइजेशन हैव बीन फाउंड इन ईस्ट अफ्रीका, और ईस्ट अफ्रीका में उनकी जो थी सिविलाइजेशन, उनकी रिहाइश हुई, यानी वो स्टार्ट हुई। आर्कियोलॉजिस्ट हैव डिवाइडेड द अर्ली हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन्स इनटू 3 डिफरेंट स्टेजेस, यानी उसने जो है वो 3 डिफरेंट स्टेजेस में इसको डिवाइड किया है। इसको, इस हिस्ट्री को जो आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं डिफरेंट एजेस डैट आर, यानी ये स्टोन एज है, ये मेटल एज है और ये मॉडर्न एज है। यानी यहाँ पे उसने कहा है कि कैसे लोग जो थे उसको जितनी भी स्टेजेस हैं, जितने भी अरसा हुआ है जो उन्होंने इस ज़मीन पे गुजारा है, उसको उसने 3 स्टेजेस में डिवाइड किया है। और इन स्टेजेस में नंबर 1 हमारे पास आ रही है स्टोन स्टेजेस, यानी जब लोग पत्थर से अपना काम करते थे, पत्थर से आग जलाते थे, पत्थर से अगर किसी चीज़ को खोदना है तो उन्होंने पत्थर से खोदना है। ये सारे जो थे ये स्टोन एज में आ जाते हैं। उसके बाद मेटल एज है। मेटल एज यानी जब उन्होंने कुछ लोहे के जो लोहे को इस्तेमाल करना शुरू किया, लोहे से अपनी चीज़ें बनाना, तोड़ फोड़ करना, मिट्टी वगैरह खोदना, ये सारे काम जो है उन्होंने मेटल से स्टार्ट किए। उसके बाद मॉडर्न एज है, यानी मॉडर्न एज में अब जो इनोवेशंस आ गई हैं, आपने वो भी देखा होगा कि हर चीज़ जो है वो उसके लिए एक इंस्ट्रूमेंट बन गया हुआ है। अगर आप कोई भी काम करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको उससे रिलेटेड जो है वो उसमें इनोवेशन आ गई है, उसमें आपको उससे ईजीएस्ट जो वे है उसके तरीके से आप जो है वो उस काम को कर सकते हैं। ये थे स्टेजेस थी, यानी जो आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं कि कैसे जो हिस्ट्री है ह्यूमंस की, इंसानों की जो हिस्ट्री है उसको उन्होंने 3 डिफरेंट स्टेजेस में डिवाइड किया है, जिसमें स्टोन एज है, मेटल एज है एंड द मॉडर्न एज है। अब स्टोन एज में उन्होंने यहाँ पे कुछ स्टोन्स दिखाए हुए हैं। उसके बाद मेटल एज में फिर उन्होंने मेटल्स की इस तरह की फॉर्म आई उनके पास। नेक्स्ट मॉडर्न एज में अब ये जो है ये इस तरह हमें उसमें इनोवेशंस मिलती है। द एजेस आर गिवन देयर नेम्स अकॉर्डिंग टू टूल्स दैट आर यूज्ड इन दोज एजेस, यानी इस एजेस में वो जो नाम हैं, यानी उनके जो नाम हैं वो किस वजह से दिए गए हैं, वो टूल्स जो वो यूज़ करते थे ना, यानी जैसे यहाँ पे स्टोन
यूज़ करते हैं तो उसको स्टोन एज का नाम दिया गया। यहाँ पे मेटल यूज़ करते हैं तो उनको मेटल एज का नाम दिया गया। अब मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ गया तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी में वो जो टूल्स इस्तेमाल करते हैं तो उसको उस हिसाब से उसको नाम दिया गया, यानी देयर एजेस आर गिवन देयर नेम्स अकॉर्डिंग्स टू द टूल्स दैट आर यूज्ड इन दोज एजेस। और इसमें उसको एज के हिसाब से उनके जो टूल्स हैं उसके हिसाब से उनको जो है वो इस एजेस के नाम में डिवाइड किया गया है। इंडस वैली सिविलाइजेशन, वन ऑफ द एंशियंट सिविलाइजेशन इन आर रीजन इज़ इंडस वैली सिविलाइजेशन, यानी एक जो कदीम सिविलाइजेशन है हमारे जो रीजन में है वो है इंडस वैली सिविलाइजेशन। इट एग्जिस्ट इन बिफोर क्रिस्ट पीरियड, यानी क्रिश्चियंस के जो पीरियड से इसमें इससे पहले जो थी इसका वजूद था, यानी ये ज़मीन पे जो है वो इसका पाई जाती थी। आर्कियोलॉजिस्ट बिलीव दैट द इंडस वैली बिगेन इन द ईयर 3300 BC, यानी ये इतने अरसे पहले जो है वो इसका इस ज़मीन पे इसका वजूद पाया गया, इसका ज़हूर देखा गया। लुक एट द मैप टू सी द लोकेशन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड इट्स सिटीज़। कह रहे हैं इस मैप को देखें तो आपको पता चलेगा कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है उसका क्या वो कहाँ पे थी। उस मैप में देखें कि लुक एट द लोकेशन, उसकी लोकेशन को आप चेक करें। ये देखें इंडस वैली सिविलाइजेशन जो थी वो थर्ड डेजर्ट के साथ ही जो थी वो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, जो तकरीबन आज से 3300 सदी पहले जो है उसका जो बिगेन हुआ, उसका स्टार्ट हुआ, उसको इस वैली में देखा गया। लुक एट द मैप टू सी द लोकेशन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड इट्स सिटीज़, और इसके सिटीज़ की और इसकी लोकेशन जो है आप जो है वो यहाँ से देख सकते हैं। इस मैप से उन्होंने कहा है कि आप देख सकते हैं। द इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज मॉडर्न सिविलाइजेशन फॉर इट्स टाइम, यानी उस टाइम की एक मॉडर्न सिविलाइजेशन थी, एक जदीद सिविलाइजेशन थी उस दौर की। द पीपल ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन वर ट्रेडर्स एंड फार्मर्स, और वहाँ के लोग जो थे वो ट्रेडर्स यानी तजारत करते थे, और फार्मर्स और किसान यानी काश्तकारी का काम करते थे। द पीपल ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशंस वर ट्रेडर्स यानी ट्रेडर्स थे एंड फार्मर्स थे। इट हैड अ वेल डेवलप अरेंज सिस्टम, यानी यहाँ पे जो था वो एक ऐसा सिस्टम था लेन देन का, उसको हम लोग क्या कह सकते हैं, इट हैड अ वेल यानी एक वेल डेवलप्ड सिस्टम था जिसमें चीज़ों की लेन देन होती थी, एक चीज़ के बदले में दूसरी चीज़ को कैसे देना है। वहाँ पे तब ये मनी वगैरह का सिस्टम नहीं था, तो वहाँ पे वो जो हम लोग कहते हैं ना एक चीज़ के बदले में उसी हिसाब से किसी दूसरी चीज़ के साथ तबादला करना, ये वहाँ पे वो सिस्टम था, तबादले का सिस्टम था। द सिटीज़ ऑफ दिस सिविलाइजेशंस वर वेल प्लान्ड, और इनकी जो सिटीज़ थे, उनके जो शहर थे इस सिविलाइजेशंस के, वो वेल प्लान्ड थे। द सिटीज़ वर पीसफुल, एज आर्कियोलॉजिस्ट डिड नॉट फाइंड एनी एविडेंस ऑफ एन आर्मी, यानी आप कह सकते हैं कि वहाँ पे इतना सुकून था, इतने इत्मीनान से रहते थे, इतने प्यार से रहते थे कि आप जो है वहाँ पे आर्मी का सोच भी नहीं सकते कि वहाँ पे कोई एविडेंस नहीं है कि यहाँ पे कोई आर्मी का की भी कोई डिपार्टमेंट था या आर्मी के लोग भी थे। वहाँ पे इतने सुकून से लोग रहते थे, इतने प्यार से रहते थे। ये इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में कह रहे हैं कि ये मॉडर्न सिविलाइजेशन थी उस टाइम की ये जदीद तरीन सिविलाइजेशन थी जहाँ पे लोग जो थे वो ट्रेड करते थे, यानी ट्रेडर और फार्मर का काम करते थे, और ये वेल डेवलप्ड ड्रेन सिस्टम था जिसमें वो लेन देन का जो सिस्टम होता है जिसको बार्टर सिस्टम भी कहते हैं, यानी एक ऐसा सिस्टम था जिसमें चीज़ों के बदले चीज़ों को जो है वो उनका तबादला किया जाता था, लेन देन किया जाता था। द सिटीज़ ऑफ दिस सिविलाइजेशंस वर वेल प्लान्ड, यानी ये इतनी अच्छी प्लान थी कि वहाँ पे किसी भी किस्म की जो है वो आपको कोई लड़ाई कोई झगड़ा नहीं मिला, जिसकी वजह से वहाँ पे एविडेंस ही नहीं है कि वहाँ पे आर्मी का कोई डिपार्टमेंट मौजूद हो। एंशिएंट सिटी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, यानी ये देखें ये उसकी जो हमारे पास इस तस्वीर में नज़र आ रहा है, ये इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक शहर है, उसकी एक सिटी की तस्वीर बताई गई है। इसके बाद है ऑर्नामेंट्स फाउंड इन द रिमेन्स ऑफ इंडस सिविलाइजेशन, यानी जो जेवरात वगैरह जो वहाँ से हमें बाद में मिले हैं वो इसकी उन्होंने यहाँ पे डायग्राम दिखाई है, इसकी उसके पिक में दिखाया है कि लोग जो थे वो इस सिविलाइजेशंस में तजारत का काम करते थे, खेती बाड़ी का काम करते थे, लेकिन उनका एक ड्रेनेज सिस्टम था जिसमें वो चीज़ों को यानी एक वेल डेवलप था जिसमें वो चीज़ों का तबादला करते थे, लेकिन वो बहुत ज़्यादा वेल प्लान्ड था, जिसकी वजह से उनमें कभी भी कोई किसी किस्म की जो है वो झगड़ा वगैरह यानी इस तरह का वो पीसफुली रहते थे, और जिसकी वजह से वहाँ पे आर्मी का भी कोई डिपार्टमेंट मौजूद नहीं था। उसके बाद है
लाइक वी राइट इन मैनी लैंग्वेजेस, यानी जैसे कि हम लोग जो है वो डिफरेंट लैंग्वेजेस में लिखते हैं। द पीपल ऑफ एंशियंट इंडस आल्सो हैड अ राइटिंग स्टाइल, यानी उनका भी एक राइटिंग स्टाइल था, वो उनका भी एक स्टाइल था जिससे वो लिखते थे। हाउएवर एटोलॉजिस्ट हैव नॉट डिस्प्लेड दैट राइटिंग स्टाइल, यानी वो इस राइटिंग स्टाइल को जो है वो नहीं एक्सप्लेन कर सके, उनके लिए यानी मुश्किल था टू डिस्क्राइब मीनिंग, टू अंडरस्टैंड द मीनिंग एंड द मैसेज ऑफ द राइटिंग, यानी उनका एक ऐसा इसका मतलब है कि वो जो है वो मीनिंग जो थे उस मैसेज के उसको समझ जाते थे कि उन्होंने क्या लिखा है, यानी वहाँ के जो लोग हैं उनको उस राइटिंग स्टाइल का बहुत अच्छे से पता था, और वो जो राइटिंग स्टाइल था वो उसको मीन्स टू अंडरस्टैंड द मीनिंग एंड द मैसेज ऑफ राइटिंग, यानी वो उसके राइटिंग का जो मैसेज था, जो मीनिंग था, वो उसको समझ जाते थे, ईजीली समझ जाते थे। वी डोंट नो व्हाट द मैसेज ऑफ एंशिएंट इंडस राइटिंग आर, लेकिन हम लोग उसको नहीं समझ सके, हम लोग उसको नहीं समझ पाएंगे क्योंकि वो हम लोग वहाँ के नहीं रहने वाले, हम लोगों को उनकी जो मॉडर्न सिविलाइजेशन थी उनके बारे में हमें सिर्फ यानी ऐसे किताबों में पढ़ने को मिलेगा, लेकिन हम लोग उसको नहीं समझते। उनकी जो राइटिंग स्टाइल थे, उनके जो मैसेज थे जिससे वो एक दूसरे को कन्वे करते थे मैसेज, वो उनको बेहतर तरीके से समझ जाते थे, जो उन्होंने मॉडर्न सिविलाइजेशंस में एज ए राइटिंग स्टाइल पे उसको यूज़ किया था, जिससे वो अपने मैसेज एक दूसरे को कन्वे करते थे। वी डू नॉट नो मच अबाउट द रिलीजन ऑफ द पीपल, और यहाँ तक कि हम लोग ये भी नहीं कह सकते कि वहाँ के जो लोग थे उनका क्या रिलीजन था। हाउ डिड दे एग्जैक्टली लिव एंड हाउ इट एंडेड थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो, और वो कैसे इनका ज़हूर हुआ और वो कैसे वहाँ से ख़त्म हो गए हज़ारों साल पहले, हम लोग इसके बारे में कुछ भी नहीं कह सकते। Historians have only provided theories on how the civilizations might have ended, यानी लेकिन हिस्ट्री हमें बताती है कि जो वहाँ की सिविलाइजेशन थी उसकी जो थीरीज थी वो कैसे यानी कैसे ख़त्म हो गई, उसका कैसे वहाँ से ख़ात्मा हुआ। यहाँ पर उसने कहा है कि हर जो लोग हैं उनकी डिफरेंट लैंग्वेजेस होती हैं, जैसे हम लोग पाकिस्तान में रहते हुए भी हमारे जो है वो पंजाब में है तो हमारी लैंग्वेज दूसरे जो हैं हमारे जो सूबे हैं उनसे मुख्तलिफ है, इसी तरह उनकी भी जो लैंग्वेज थी वो दूसरों से मुख्तलिफ थी। वहाँ के रहने वाले जो लोग थे उनका राइटिंग स्टाइल दूसरों से मुख्तलिफ था, और उसका जो राइटिंग स्टाइल था उसका जो मतलब होता था यानी जो उसका मीनिंग था, वो जो मैसेज कन्वे करना चाहते थे वो एक दूसरे को बड़े अच्छे तरीके से समझ आ जाता था, लेकिन वो हमारे लिए समझना जो है वो मुश्किल है। वी डोंट नो मच अबाउट द रिलीजन, यहाँ के हम लोग ये भी नहीं कह सकते कि वहाँ के जो लोग थे, वहाँ के जो रिहायशी थे उनका क्या मज़हब था। हाउ डिड दे एग्जैक्टली लिव एंड हाउ इट एंडेड थाउजेंड्स ऑफ ईयर अगो, और ये भी नहीं कह सकते कि उनका कैसे वो यहाँ पे कैसे रहना शुरू हुए और कैसे उनका यहाँ से खात्मा हो गया। हिस्टोरियंस कहते हैं कि यहाँ पे कुछ थीरीज़ हैं दैट हाउ द सिविलाइजेशंस माइट हैव एंडेड, यानी उनको वो कैसे वहाँ से उनका जो है वो खात्मा हुआ। सम हिस्टोरियंस बिलीव्स दैट सिविलाइजेशंस माइट हैव एंडेड विद फ्लड, यानी कुछ लोग कहते हैं, कुछ हिस्ट्री जो है वो हमें इस बारे में बताती है कि ये जो सिविलाइजेशन है ये फ्लड की वजह से वहाँ से ख़त्म हो गई। थ्रॉट्स आर एनी नेचुरल डिसास्टर, या फिर वहाँ पे भी खुशक साली आ गई, या कुछ ऐसे नेचुरल डिसास्टर्स हुए जिसकी वजह से वो वहाँ से उनका जो है वो खात्मा हो गया। सम बिलीव्स दैट पीपल लेफ्ट द सिटीज़ एंड माइग्रेट्स टू अदर प्लेस आफ्टर अ नेचुरल कैलेमिटी, और कुछ लोग कुछ हिस्ट्री में कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने वहाँ का जो वहाँ से छोड़ दिया उस शहर को या वहाँ से माइग्रेट कर लिया। उसकी क्या वजह थी कि वहाँ पे नेचुरल कैलेमिटी की वजह से उन्होंने वो जो है वो शहर जो है वहाँ से छोड़ दिया या वहाँ से उन्होंने माइग्रेशन कर ली, वहाँ से वो दूसरी जगह पे शिफ्ट हो गए। अदर बिलीव्स दे were invented by a powerful group of peoples that Aryans, और दूसरे कहते हैं कि ये जो थे ये पावरफुल ग्रुप ऑफ पीपल्स में कन्वर्ट हो गए जिसको आर्यंस का नाम दिया गया। अब यहाँ पे उन्होंने कहा है कि इस वजह से शायद उन्होंने वो जो है वो जो सिविलाइजेशन थी वो छोड़ दी, वो जो वैली थी उन्होंने वो छोड़ दी। उसकी बहुत सारी वजूहत उन्होंने बताई है कि यहाँ तो उन्होंने विद द नेचुरल डिसास्टर यानी फ्लड वगैरह की वजह से या ड्रॉट्स यानी खुशक साली की वजह से या कोई ऐसा नेचुरल डिज़ास्टर हुआ जिसकी वजह से उन्होंने वो इलाका छोड़ दिया, या फिर उन्होंने जो है वो नेचुरल कैलेमिटी यानी नेचुरली जो है वो उन्होंने वहाँ से माइग्रेट कर ली, वो इलाका छोड़ दिया। दूसरे कहते हैं कि वहाँ पे जो है वो पावरफुल ग्रुप ऑफ पीपल्स बन गए जिसको हम लोगों ने आर्यंस का नाम दिया, जिसकी वजह से वो वहाँ से किसी दूसरी जगह पे मूव कर गए। आर्यंस वर वॉरीज एंड दे केम फ्रॉम सेंट्रल एशिया, यानी ये एक ऐसी जो लोग हैं जो सेंट्रल एशिया से आए थे। लुक एट द मैप, आइडेंटिफाई द सेंट्रल एशियन कंट्रीज
says, and this is the most believed theory, at the time of the Aryans Hinduism was introduced to the subcontinent, यानी बरसगीर में जो हिंदुइज़्म का जो मज़हब था वो इंट्रोड्यूस हुआ था उस टाइम, जिस टाइम ये आर्यंस जो है एक यानी एक जो सोसाइटी थी वो यहाँ पे जब उन्होंने रहना शुरू किया वो आइडेंटिफाई हुई थी। वो सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ जो है ना वहाँ से उन्होंने जो है वो वहाँ से उन्होंने मूव किया था, वहाँ से उन्होंने हिजरत की थी। सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ में अब हमारे पास पाकिस्तान है, इंडिया है, भूटान है, बांग्लादेश, नेपाल एंड श्रीलंका एंड मालदीव्स, यानी ये सारे सेंट्रल एशिया में आते हैं। और यहाँ से उन्होंने किसी इलाके से यानी किसी शहर से उन्होंने माइग्रेशन की थी और वो जो है उन्होंने वहाँ पे उस वैली सिविलाइजेशन में रहना शुरू किया था। और ये जो तब वो वहाँ पे जो मज़हब था वो हिंदुइज़्म का था। आफ्टर द आर्यंस में पीपल हैव कम टू द सब कॉन्टिनेंट, यानी लोग जो है वो सब कॉन्टिनेंट में की तरफ आए। Subcontinent is the name given to the region that includes Pakistan, India, Bhutan, Bangladesh, Nepal, Sri Lanka and Maldives। यानी ये सारे जो कंट्रीज़ हैं इन सारे कंट्रीज़ को हम लोग सब कॉन्टिनेंट का नाम देते हैं। यानी यहाँ से उन्होंने माइग्रेशन की थी और इनको हम लोग ने आर्यंस का नाम दिया है। नेक्स्ट है आफ्टर द आर्यंस पर्शियन यानी जो पर्शियंस थे, जो फ़ारसी लोग थे, ये पर्शियन वार द पीपल ऑफ एंशियंट ईरान, यानी ये लोग के जो ईरान था वहाँ के जदीद जो लोग थे उनको पर्शियंस का नाम दिया जाता था। केम टू व्हाट इज़ नाउ पाकिस्तान, यानी जो अब जो है वो पाकिस्तान का हिस्सा हैं। अब देन द ग्रीक किंग अलेक्जेंडर्स द ग्रेट केम टू द नॉर्थन एरिया ऑफ पाकिस्तान, यानी ग्रीक किंग जो अलेक्जेंडर्स था द ग्रेट केम टू द नॉर्थन एरिया ऑफ पाकिस्तान, यानी ये पाकिस्तान के जो नॉर्थन एरियाज़ हैं ये उनकी तरफ इन्होंने हिजरत की, इन्होंने मूवमेंट की। डिड यू नो द पीपल ऑफ कैलाश वैली आर डिसेंडेंट ऑफ द ग्रीक वेरीज हु सेटल्ड देयर, यानी अब आपने कभी इस बारे में पढ़ा है या इस बारे में आपने कभी जाना है कि जो कैलाश वैली के लोग हैं वो डिसेंडेंट हैं ऑफ ग्रीक वेरियर्स टू हु सेटल्ड देयर, यानी वहाँ पे जो सेटलमेंट हो गई है, वहाँ पे जो उनके जो रस्म व रवाज हैं वो ग्रीक वेरियर्स की वजह से वहाँ पे बनाए गए हैं। ये पीपल ऑफ कैलाश वैली यानी कैलाश वैली के जो लोग हैं उन्होंने उसके बारे में ये दिखाया है। मैनी मोर पीपल केम टू द सब कॉन्टिनेंट्स, और इसके अलावा जो बहुत सारे लोग जो सब कॉन्टिनेंट में आए हैं एंड लेफ्ट देयर कल्चर बिहाइंड, और अपना जो है वो कल्चर यानी अपना जो वहाँ का रहन सहन था वो पीछे छोड़ गए हैं। मैनी रिलीजन्स वर इंट्रोड्यूस टू द सब कॉन्टिनेंट, और इस बरसगीर में यानी डिफरेंट जो रिलीजन्स थे वो इंट्रोड्यूस्ड हुए हैं लाइक बुद्धिज़्म एंड हिंदुइज़्म, जिसमें बुद्धिज़्म है और हिंदुइज़्म है। मैनी मोर पीपल कम टू द सब कॉन्टिनेंट्स एंड लेफ्ट देयर कल्चर बिहाइंड, यानी वो बहुत सारे लोगों ने इस सब कॉन्टिनेंट्स की तरफ जो है वो मूवमेंट की है, हिजरत की है, जिनके कल्चर्स जो हैं वो पीछे रह गए हैं, यानी उनके रहन सहन का अंदाज, उनके जो कल्चर्स थे वो वहाँ पे जो है वो रह गए हैं। मैनी रिलीजन वर इंट्रोड्यूस, और इसके साथ साथ वहाँ पे बहुत सारे जो मज़हब हैं वो भी वहाँ पे इंट्रोड्यूस्ड हुए हैं, जिसमें बुद्धिज़्म है एंड हिंदुइज़्म है। रिमेन्स ऑफ अदर एंशिएंट सिटी, यानी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अब जो है वो पेशावर में ये जो गांड्रा है ये उनके रहन सहन का ये तरीका, उन्होंने ये सारी उनकी रिहाइश का ये दिखाई हुई है कि वो कैसे रहते थे, वो उनका क्या कल्चर था, ये सारा कुछ आपको जो है वो यहाँ पे नज़र आ सकता है। हाउ इस्लाम केम टू द साउथ एशिया, यानी जो साउथ एशिया में है वहाँ पे इस्लाम जो है वो कैसे आया। इस्लाम केम टू द सब कॉन्टिनेंट व्हेन मोहम्मद बिन कासिम एंटर्ड विद हिज आर्मी, यानी जब वो अपनी आर्मी के साथ जो है वो 712 हिजरी में यहाँ पे जो है उन्होंने मूवमेंट की थी, वो एंटर हुए थे अपनी आर्मी के साथ, तो तब जो है इस्लाम जो है वो बरसगीर में दाखिल हुआ था। मोहम्मद बिन कासिम इंट्रोड्यूस इस्लाम टू द सब कॉन्टिनेंट, यानी इन्होंने जो है वो सब कॉन्टिनेंट में जो है वो इस्लाम की एंट्री को इंट्रोड्यूस करवाया, उन्होंने इस्लाम के बारे में इसका जो है वो मुतारिफ दिया, इसका तारफ़ दिया कि ये क्या मज़हब है। द मुस्लिम रूल्स द सब कॉन्टिनेंट्स टिल 1858, और जो मुसलमान हैं उन्होंने सब कॉन्टिनेंट में रूल की, यानी वो इस सब कॉन्टिनेंट में उन्होंने हुकूमत की टिल 1858 तक। द मोस्ट फेमस डेस्टिनी ऑफ द मुस्लिम रूलर्स वर द मुग़ल्स, यानी इसमें जो सबसे ज़्यादा जो बड़ी शानदार यानी जो हुकूमत थी वो मुग़ल्स फैमिली की थी। ए डेस्टिनी इज़ व्हेन किंग फ्राम द सेम फैमिली रूल अ प्लेस, इसी तरह ये एक डेस्टिनी है जहाँ पे उन्होंने बादशाहत की सेम फैमिली रूल्स एज ए प्लेस, यानी इसी वजह से
नेक्स्ट केम द ब्रिटिश राज, और फिर उसके बाद ब्रिटिश का राज हो गया यहाँ पे। द क्वीन ऑफ इंग्लैंड रूल द सब कॉन्टिनेंट स्टिल 1947 अंटिल पाकिस्तान गॉट इट्स इंडिपेंडेंस, यानी उसके बाद जो इंग्लैंड की क्वीन थी रूल, उन्होंने सब कॉन्टिनेंट्स में जो है उन्होंने उनका राज हो गया या उन्होंने हुकूमत की 1947 तक अंटिल पाकिस्तान गॉट इट इंडिपेंडेंस, यानी जब तक पाकिस्तान जो है वो आज़ाद नहीं हुआ था यहाँ तब तक वो जो है इंग्लैंड क्वींस जो थे वो उन्होंने बरसगीर पे उनकी हुकूमत थी, यानी अंग्रेज़ों की हुकूमत थी। ऑल दीज पीपल्स लेफ्ट देयर मार्क ऑन द सब कॉन्टिनेंट, यानी जितने भी लोग हैं जिन्होंने इस बरसगीर पे जो है वो रहे हैं वो अपना जो है अपना मार्क यानी अपनी जो है पहचान यहाँ पे छोड़ गए हैं। द आर्टिफैक्ट्स कैन बी सीन इन म्यूज़ियम एंड वी कैन स्टिल सी द रिमेन ऑफ दी सिविलाइजेशंस इन पाकिस्तान। आप कहते हैं कि आप जो है वो म्यूज़ियम वगैरह में इनकी जो है आर्टिफैक्ट्स यानी इनके जो रहन सहन के अंदाज थे, जो इनकी जो रूल्स थे वो आप लोगों को अक्सर म्यूज़ियम वगैरह में देखने को मिलते होंगे। एंड वी कैन स्टिल सी रिमेन्स ऑफ द सिविलाइजेशन इन पाकिस्तान, और पाकिस्तान में जो है वो इस तरह की सिविलाइजेशन जो है वो आपको अभी भी जो है वो देखने को मिल सकती हैं। एन आर्टिफैक्ट्स इज समथिंग मेड बाय ह्यूमंस दैट हैज़ सम वैल्यू, यानी ये जो थी ये यहाँ पे इसकी कुछ वैल्यूज़ थी, ये जो ह्यूमंस मेड समथिंग था उसकी यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ थी। वी आल्सो सी द इन्फ्लुएंस ऑफ दिस सिविलाइजेशंस इन मैनी एंशियंट बिल्डिंग दैट स्टिल एग्जिस्ट इन पाकिस्तान, यानी आप अभी भी यहाँ इस सिविलाइजेशंस में जो रहने वाले लोग थे, जो उनकी बिल्डिंग्स थी, आप जो जदीद बिल्डिंग्स थी ना वहाँ की, वो आपको अभी भी इस पाकिस्तान में जो है उनका वजूद जो है वो मिल सकता है। लेकिन अब वो तब की जो जदीद बिल्डिंग्स थी अब वो हमारे लिए कदीम हो गई हैं, यानी वो पाकिस्तान का एक जो है वो बन गया है, हमारे जो माजी का एक हिस्सा बन गया हुआ है जिसको आप पाकिस्तान में अभी भी देख सकते हैं। नेक्स्ट पेज, मूव ऑन द पेज नंबर 40 एंड चैप्टर नंबर 3 यूनिट नंबर 3 इन्वेंशंस, यानी जो जदीद अजादात हैं आप हम उनके बारे में पढ़ेंगे। इन्वेंशंस यानी पहले लोग पत्थरों से आग जलाते थे, पत्थरों से काम यानी बहुत सारे काम करते थे, उसके बाद फिर वो जो है वो मेटल एज आ गई, फिर लोगों ने लोहे से काम करना शुरू किया। नेक्स्ट जो थी वो मॉडर्न इन्वेंशन, मॉडर्न जो है एज आ गई। अब हम लोग पढ़ेंगे जो इन्वेंशंस हैं यानी वो कौन कौन सी हैं। चैप्टर नंबर 3 इन यूनिट नंबर 3 द वे वी वेयर, यानी हम लोग जो है अब कहाँ हैं, उसमें कौन कौन सी इन्वेंशंस आ गई हैं। इन्वेंशंस हैं एंड इन्वेंशन इज समथिंग दैट इज़ न्यू, इनोवेटिव एंड मॉडर्न फॉर इट्स टाइम, यानी जो अपने दौर की जो है वो जदीद नई चीज़ें होती हैं, जो मॉडर्न जो हम लोग कहते हैं हमारे जो दौर की नई इनोवेशंस, जो नई चीज़ें बनी हैं उसको हम लोग इन्वेंशन का नाम देते हैं। थ्रू टाइम मैन हैज़ क्रिएटेड मैनी इन्वेंशंस टू मेक हिज लाइफ ईजी, कहते हैं कि शुरू से ही इंसान ने नई नई चीज़ें बनाना शुरू की हैं, बहुत सारी ऐसी इन्वेंशंस को बनाया है जिससे उससे अपनी ज़िंदगी को आसान करना चाहा है, अपनी ज़िंदगी को ईजी किया है, अपनी ज़िंदगी को, अपने जो लाइफ स्टाइल्स हैं, अपने जो काम करने के अंदाज़ हैं उसको आसान करने के लिए हर दौर में लोग जो है वो कुछ ना कुछ इन्वेंशंस करते रहे हैं। उसके बाद है इन दी स्टोन एज, यानी स्टोन एज में वन ऑफ द मेजर डिस्कवरीज वर द डिस्कवरी ऑफ फायर, यानी उस एज में जो सबसे ज़्यादा मेजर डिस्कवरी थी वो किसकी डिस्कवरी थी, फायर की, यानी आग की। द डिस्कवरी ऑफ फायर इज़ द अर्लीस्ट डिस्कवरी इन द रिकॉर्डेड ह्यूमन हिस्ट्री, यानी जो ह्यूमन हिस्ट्री है उसकी सबसे ज़्यादा जो अर्लीस्ट डिस्कवरी है उसका जो रिकॉर्ड है ना वो आपको कहाँ पे मिलेगा, स्टोन एज में मिलेगा। इट वाज डिस्कवर्ड इन द रिलीजन दैट इज़ नो कीनिया, यानी ये जो डिस्कवर्ड था इसकी जो आज़ाद हुई थी वो किस दौर में हुई, जो अब कहाँ पे है, जो अब कीनिया में है, यानी कीनिया के लोगों ने इसको जो है वो डिस्कवर किया था। इमेजिन अ वर्ल्ड विदाउट फायर, यानी आप इमेजिन कर सकते हैं कि अगर हमारे पास फायर ना हो तो हम लोगों को हमारी जो लाइफ साइकिल है, हमारी जो ज़िंदगी है वो कैसे चलेगी विदाउट फायर, हाउ वुड आवर लाइफ बी डिफरेंट, और यानी अगर ये ना हो तो हम लोग कैसे ज़िंदगी गुजारेंगे, यानी हमारे पास अगर आग जो है, अगर हमारे पास स्टोव वगैरह ना जलें, आग जले ही ना, तो हम लोग कैसे अपनी ज़िंदगी को गुजार सकते हैं, कितनी डिफरेंट हो सकती है हमारी ज़िंदगी। इसलिए जो स्टोन एज थी ना वहाँ पे जो सबसे बड़ी मेजर डिस्कवरी थी वो किसकी डिस्कवरी थी, डिस्कवरी ऑफ फायर, यानी उन्होंने आग जलाने को जो है वो ईजाद किया था।
एज द पॉपुलेशन ऑफ वर्ल्ड्स इंक्रीज, जैसे कि जो पॉपुलेशन है इस दुनिया की वो बढ़ती जा रही है, मैन वाज एबल टू ग्रो द फूड ही वांटेड टू ईट, और लोग जो हैं यानी वो इस काबिल हो गए हैं कि वो खुराक जो वो चाहते हैं उसको वो ग्रो कर सकते हैं और उसको खा सकते हैं। ही डिस्कवर्ड एग्रीकल्चर, उन्होंने एग्रीकल्चर को डिस्कवर किया। एग्रीकल्चर इज़ अ प्रोसेस ऑफ फार्मिंग एंड ग्रोइंग फूड, यानी एग्रीकल्चर के बारे में हमने पढ़ा था कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम लोग जो है वो खुराक को फार्मिंग करते हैं और ग्रो करते हैं। विद टाइम साइंस ग्रू, मैन वाज एबल टू बी ब्रिंग इनोवेशंस टू द वे फार्मिंग वाज डन, यानी इसके साथ साथ उन्होंने कहा है कि अब साइंस जो है उन्होंने लोगों को इस काबिल कर दिया है, उसमें इतनी इनोवेशन हो गई है कि जो हमारा फार्मिंग का प्रोसेस है वो भी, उसमें भी इनोवेशन आ गई, उसमें भी जो जदीद टेक्नोलॉजीज़ हैं वो यूज़ होती हैं, जिससे हमारी जो फसलें हैं या हमारी जो खुराक है वो जो है वो बेहतर तरीके से जो है वो पैदा हो रही है। नाउ वी यूज़ द लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ टू फीड द 74 बिलियन पॉपुलेशन ऑफ द प्लानट, यानी इस ज़मीन पे जो 74 बिलियन जो लोग हैं वो इन सब की खुराक को पूरा करने के लिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ बना दी गई हैं ताकि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा खुराक जो है उसको जो है वो बना सकें और इस ज़मीन पे रहने वाले जो 74 बिलियंस लोग हैं उनको की ज़रूरत को पूरा कर सकें। यहाँ पर उसने कहा है कि जैसे ही पॉपुलेशन बढ़ती है हम अब लोग जो हैं वो इस काबिल हो गए हैं कि जो वो चाहते हैं वो जो है वो खुराक को ग्रो कर सकते हैं और उसको खा सकते हैं। ही डिस्कवर्स एग्रीकल्चर, उन्होंने एग्रीकल्चर को डिस्कवर किया। एग्रीकल्चर इज़ अ प्रोसेस ऑफ फार्मिंग एंड ग्रोइंग फूड, यानी एक ऐसा प्रोसेस है जिससे वो अपनी जो खुराक है उसको फार्मिंग करते हैं और उसको ग्रो करते हैं। विच टाइम अ साइंस ग्रू, मैन वाज एबल टू ब्रिंग इनोवेशन टू द वे फार्मिंग वाज डन, यानी जिसमें फार्मिंग वगैरह का प्रोसेस होता है उसमें भी बहुत सारी इनोवेशंस आ गई हैं जिसमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ किया जाता है, जिससे 74 बिलियंस जो पॉपुलेशन है प्लैनेट्स की उसको आप लोग फीड करते हैं, उसको आप लोग जो है उनकी ज़रूरत को पूरा करते हैं। द इन्वेंशन ऑफ व्हील इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्वेंशन बिकॉज इट्स कंपल्सरी चेंज इन आवर लाइफ्स, यानी जो आपने देखा होगा ये जो पहिया यानी व्हील है इसकी जो इन्वेंशन है, इसकी जो ईजाद है वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्वेंशन है बिकॉज इट्स कम्प्लीटली चेंज आवर लाइफ्स, और इसने हमारी जो ज़िंदगी है उसको कम्प्लीटली चेंज कर दिया है। द फर्स्ट व्हील वाज डेवलप्ड इन एंशियंट सुमेरियन सिविलाइजेशंस, यानी इसकी जो फर्स्ट जो इसका डेवलपमेंट हुई थी वो यहाँ पे एंशियंट सुमेरियन सिविलाइजेशंस में हुई थी। द मॉडर्न व्हील वाज डिस्कवर्ड इन द बिगनिंग ऑफ 9th सेंचुरी एंड द यूज़ ऑफ द व्हील बिकेम वेरी कॉमन आफ्टर दैट, यानी अब यहाँ पे उसने कहा है कि जो सबसे पहले इसकी डेवलपमेंट हुई थी वो एंशियंट सुमेरियन सिविलाइजेशंस में हुई थी, और उसके बाद इसका जो है वो मॉडर्न व्हील वाज डिस्कवर्ड इन द बिगनिंग, यानी इसके बाद जो है इसका 19वीं सदी से इसका जो है वो जो है ना वो डिस्कवर्ड हो गया था, इसको जो है वो इसका यूज़ जो है वो स्टार्ट हो गया था। एंड द यूज़ ऑफ व्हील बिकेम वेरी कॉमन आफ्टर दैट, और उसके बाद जो है इसका इस्तेमाल जो है वो बहुत कॉमन हो गया हुआ है। इलेक्ट्रिसिटी वाज आल्सो अ ब्रेक थ्रू इन्वेंशन, यानी ये जो बिजली है ये भी एक ब्रेक थ्रू इन्वेंशन है। इट वाज डिस्कवर्ड इन 1600s दैट्स अ लॉट ऑफ वर्क ऑन इलेक्ट्रिसिटी वाज डन, यानी इसकी जो इजाद है वो 1600 सदी में शुरू हुई थी, जिसकी वजह से ये जो है इसमें बहुत ज़्यादा काम करना पड़ा। वर्क ऑफ ऑन इलेक्ट्रिसिटी वाज डन, यानी बहुत ज़्यादा मेहनत के बाद जो है ये हमें जो है वो हमें मिली थी। मैनी साइंटिस्ट वर्कड ऑन वन आफ्टर अनदर, यानी एक के बाद दूसरे साइंसदान ने इस पे काम किया था टू गिव अस इलेक्ट्रिसिटी, यानी इलेक्ट्रिसिटी पे सिर्फ एक ही साइंसदान नहीं, इन्होंने वन आफ्टर अनदर यानी एक के बाद दूसरे ने इस पे काम किया, जिसकी वजह से ये हमें जो है इसकी जो इजाद है यानी वो हमारे पास यानी अब इस काबिल है कि हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आवर वर्ल्ड वुड बी मच डिफरेंट इफ़ देयर वाज नो इलेक्ट्रिसिटी, यानी अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी ना हो तो हमारी जो दुनिया है वो उसका वो बहुत मुख्तलिफ हो, उसका जो है वो मच डिफरेंट हो। अब की अगर आप ज़िंदगी देखें और अपने माजी के लोगों को देखें तो वहाँ पे जो इन्वेंशन अब जो आ रही है अगर वो पीछे हम लोग अब तसव्वुर करें, वो जो लोग जो हमारे से पहले गुजर चुके हैं वो उनके पास ये फैसिलिटीज़ नहीं थी तो उनकी लाइफ कैसे थी, वो उनकी लाइफ हमारे से कितनी चेंज थी। The light bulb was invented by the Thomas Edison. Thomas Edison was American businessman and inventor. He also invented the motion pictures cameras that would later be used to make movies. यानी जो बल्ब था उसकी इन्वेंशन यानी उसकी इजाद किसने की? थॉमस एडिसन, एन अमेरिकन बिजनेसमैन था, यानी अमेरिका का ये बिजनेसमैन था और इन्वेंटर था, यानी बिजनेसमैन और इन्वेंटर था जिसने जो है वो बल्ब को सबसे पहले इजाद किया। He also invented
द मोशन पिक्चर कैमरा यानी कैमरे वगैरह की जो इन्वेंशन थी वो भी इसने की, दैट वुड लेटर बी यूज टू मेक मूवीज़, और जो बाद में मूवीज़ वगैरह बनाने के लिए इस्तेमाल होता रहा। ये किसने ईजाद किया था? जो अमेरिकन साइंसदान था, इन्वेंटर था, बिजनेसमैन था, थॉमस एडिसन। हेनरी फोर्ड इन्वेंटेड द ऑटोमोबाइल, यानी अब जो हेनरी इसने ऑटोमोबाइल वगैरह जो है उसको उसकी इन्वेंशन की। इट वाज नोन एज द मॉडल टी कार्स, इट वाज प्रोड्यूस्ड फ्राम 1908 टू 1927 इन द USA। इसी तरह जो हेनरी फोर्ड था इसने ऑटोमोबाइल्स की इन्वेंशन की, इसने टी कार्स को जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया। तकरीबन 908 से 927 में USA में इसने जो है इसके ऊपर काम शुरू किया और इसको बनाया। ऑल्थो कार्स वर मेड बिफोर दिस टाइम, व्हाट मेक्स मॉडल टी स्पेशल इज़ डैट इट वाज अफोर्डेबल, यानी इसने जो है वो ऐसी टी कार्स को बनाना शुरू किया जो अफोर्डेबल थी, जिसको एक ऐसे एज ए मॉडल उसने बनाया और उसके ऊपर काम शुरू किया, और विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है वो लोगों के लिए एक अफोर्डेबल चीज़ बनी। हेनरी फोर्ड वाज एबल टू डू मैस प्रोडक्शन, अब वो था वो इस काबिल था कि वो बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकता था। मैस प्रोडक्शन मीन अ लॉट ऑफ प्रोडक्शन, यानी जिसमें बहुत ज़्यादा पैदावार जो की जाए। एंड कास्ट ऑफ मेकिंग दोज कास्ट डिक्रीज, जिसकी वजह से जो उसकी कास्ट थी वो कम हो गई, उसकी कास्ट जो है उसको बनाने में जो कास्ट लगती थी वो डिक्रीज़ हो गई, वो कम हो गई। एज ए रिज़ल्ट एवरी वन कुड बाई दोज कॉस्ट एंड मैस प्रोडक्शन इज़ व्हेन यू क्रिएट लार्ज नंबर ऑफ सिमिलर गुड्स एफिशिएंटली, यानी उसकी जो कास्ट थी वो भी कम हो गई क्योंकि वो जो था हर कोई उसको जो है वो ख़रीद सकता था। उसकी जो वैल्यू थी वो जो है मैस प्रोडक्शन होने की वजह से उसकी जो प्राइस थी वो कम हो गई और हर कोई जो है वो उसको ख़रीद सकता था। व्हेन यू क्रिएट लार्ज नंबर ऑफ सिमिलर गुड्स एफिशिएंटली, यानी आप जब जो वो सेम काइंड्स की सेम सिमिलर गुड्स जो है वो एफिशिएंटली जो है उसको आप जो है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो उसकी वजह से उसकी जो वैल्यू है, उसकी जो प्राइस है वो कम हो जाती है, और उसकी प्राइस कम होने की वजह से हर कोई जो है उसको आसानी से अफोर्ड कर सकता है, ख़रीद सकता है। नेक्स्ट मूव ऑन द पेज नंबर 41। इन यूनिट नंबर 3 वी रीड अबाउट अदर इन्वेंशंस, यानी पहले हम लोगों ने पढ़ा कि कैसे जो है वो फाइट की इन्वेंशन कैसे हुई, यानी जो हमारे से पहले जो लोग थे, जो स्टोन एज के लोग थे, उन्होंने फाइट की इन्वेंशन की, उन्होंने कैसे इसको यानी इसको ईजाद किया, कैसे इसको बनाया। उसके बाद फिर हमारे पास व्हील वगैरह यानी ये जो पहिया है ये जो है ये कैसे इन्वेंटेड हुआ, इसको कैसे उन्होंने ईजाद किया। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि नेक्स्ट जो है ये जो बल्ब वगैरह है, इलेक्ट्रिसिटी है, ये कैसे ईजाद हुई, इलेक्ट्रिसिटी की इन्वेंशन के बारे में हमने पढ़ा। उसके बाद इसकी इन्वेंशन के बाद हमारे पास आ रहा है कि जो हेनरी फोर्ड एक साइंसदान था, उसने जो है वो ऑटोमोबाइल्स वगैरह यानी टी कार्स का इन्वेंशन की। टी कार्स की इन्वेंशन के बाद जो है लोगों ने उसको यानी उसने उसकी जो प्रोडक्शन थी वो इतनी ज़्यादा बढ़ा दी, मैस प्रोडक्शन कर दी, जिसकी वजह से उसकी कास्ट जो थी वो कम हो गई, और कास्ट कम होने की वजह से जो है उसमें उन्होंने क्या किया, कास्ट कम होने की वजह से वो जो है वो हर कोई जो था ना वो ख़रीद सकता था। उसके बाद हमारे पास आ रहा है अनदर इन्वेंशन, यानी अनदर इम्प्रेसिव इन्वेंशन वाज टेलीफोन, यानी टेलीफोन जो था वो भी एक इम्प्रेसिव इन्वेंशन थी, एक बहुत जो है वो एक इम्प्रेसिव इन्वेंशन थी। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल मेड द फर्स्ट टेलीफोन ऑन मार्च 10, 1878, यानी 10 मार्च 1876 को जो उसने पहले जो था अलेक्जेंडर ग्राहम बेल जो था उसने जो है वो फर्स्ट टेलीफोन जो है वो ईजाद किया था। हिज इन्वेंशन वुड चेंज द वे पीपल वुड कम्युनिकेट, यानी इसने जो है वो उस वे को ही चेंज कर दिया, यानी जो वे था जो लोग जो थे उसको इस्तेमाल करते थे टू कम्युनिकेट करने के लिए। द टेलीफोन सच अ पावरफुल इन्वेंशन दैट एन एंटायर इंडस्ट्री वाज बोर्न फ्रॉम इट, यानी ये जो थी ये कहते हैं कि पावरफुल इन्वेंशन थी, एक ऐसी इन्वेंशन थी जिसने पूरी की पूरी इंडस्ट्री को जो है वो चेंज कर दिया था। इट्स चेंज द वे पीपल डिड बिजनेस एंड कम्युनिकेट इन देयर डेली लाइव्स, यानी उसने जो है उस दौर की 1876 की ये ऐसी एक इन्वेंशन थी, ऐसी एक जदीद इन्वेंशन थी जिसकी वजह से लोगों में जो है वो बहुत ज़्यादा चेंज आया, लोगों के कम्युनिकेट करने के जो तरीके थे वो चेंज हो गए।
पहले लोग जो थे वो कम्युनिकेट करते थे एक दूसरे को, वो राइटिंग पैड के थ्रू कम्युनिकेट करते थे। एक जगह से राइटिंग पैड भेजा जाता था और दूसरी जगह से उसका आंसर का इंतज़ार किया जाता था। लेकिन विद द इन्वेंशन ऑफ टेलीफोन वगैरह, टेलीफोन की इन्वेंशन की वजह से जो कम्युनिकेट करने के जो तरीके थे वही चेंज हो गए। अब लोग जो है वो टेलीफोन वगैरह यूज़ करते हैं एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने के लिए। ये एक पावरफुल इन्वेंशन हो गई। यानी वो जो टाइम वेस्टिंग था, एक जगह से राइटिंग पैड भेजना, फिर उसके बाद उसके आंसर का जवाब देना, उसका इंतज़ार करना, वो जो टाइम वेस्टेज था वो भी जो है ख़त्म हो गया। और एक ये पावरफुल इन्वेंशन आ गई जिसमें आप लोग जो है वो एक बेटर वे से कम्युनिकेट कर सकते थे, जिसकी वजह से लोगों की ज़िंदगियाँ जो है वो उसमें बहुत बड़ा जो है वो चेंज आया। कंप्यूटर एंड इंटरनेट are also important invention in communication. Internet came into being when computer was created. इसी तरह उसने कहा है कि कंप्यूटर और इंटरनेट जो है वो एक भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इन्वेंशन हुई है इन कम्युनिकेशंस। यानी आप देखें कंप्यूटर के साथ और इंटरनेट के साथ भी आप जो है एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। जैसे आप ईमेल वगैरह सेंड करते हैं, और ये भी जो है ये एक कम्युनिकेशन का वे है। इंटरनेट केम इनटू बीइंग व्हेन कंप्यूटर वाज क्रिएटेड, और इंटरनेट केम इनटू बीइंग व्हेन कंप्यूटर, यानी जब कंप्यूटर को क्रिएट किया गया तो उसके साथ साथ इंटरनेट भी जो है उसकी भी इन्वेंशन हुई। द साइज़ वाज अ बिग एज अ रूम, और जब जो फर्स्ट कंप्यूटर बनाया गया था, यानी जो सबसे पहला कंप्यूटर बना था, तो उसका साइज़ क्या था, एक रूम के साइज़ के बराबर था। यानी इतना बड़ा कंप्यूटर था कि वो एक रूम में पूरा आता था। द फर्स्ट कंप्यूटर वाज मेड इन 1946, और जो पहला कंप्यूटर वो कब बना, 1946 यानी 1946 में जो है वो पहला कंप्यूटर बना था। विद द पैसेज ऑफ टाइम, और वक्त गुजरने के साथ साथ द फर्स्ट कंप्यूटर वुड इन्वॉल्व इनटू लैपटॉप, यानी उसके साथ कहते हैं कि वक्त गुजरने के साथ साथ वही जो एक कमरे के जितना कंप्यूटर था ना, वो बच्चों एक लैपटॉप की शक्ल में आपके सामने आ गया। यानी इतना बड़ा होने के साथ जो है उसमें इतनी इन्वेंशंस हुई, उसमें इतना काम हुआ, उसको इतना उन्होंने जो है उसको देखा कि इसका साइज़ जो है उसको कैसे कम करना चाहिए। अब जो है वो हमारे पास लैपटॉप की शक्ल में जो है वो हमारे सामने है। डेट वी यूज़ नाउ, यानी जिसको हम अब इस्तेमाल करते हैं। इंटरनेट वुड ग्रो इनटू वर्ल्ड वाइड वेब, और इंटरनेट जो है वो वर्ल्ड वाइड वेब की शक्ल में वो जो है हम लोग हमारे सामने आ गया। दिस वुड मेक इट अफोर्डेबल एंड एक्सेसिबल टू एवरीवन, और यानी ये इतना अफोर्डेबल है और एक्सेसिबल है हर किसी के लिए, हर कोई जो है वो इससे एक्सेस कर सकता है। हर कोई जो है ये जो वर्ल्ड वाइड वेब जो इंटरनेट ब्राउज़र है, इसके साथ जो है वो इसको अपनी जो सर्चिंग है वो कर सकता है। द वर्ल्ड वाइड वेब इज़ यूज www. यानी जैसे हम लोग जाते हैं www.google.com, यानी हम लोग गूगल पे जाते हैं और हम लोग कुछ भी सर्च करना चाहते हैं तो वहाँ पे टाइप करते हैं, और वो जो सर्च इंजन है, वो जो एक एक्सेस है, वो हमें फ़ौरन से वो चीज़ जो है वो हमारे सामने आ जाती है। इज़ लाइक अ बिग ऑनलाइन स्टोर रूम, यानी एक बिग ऑनलाइन स्टोर रूम है। ये एक ऐसा स्टोर रूम है जिस पे आप कोई भी चीज़ करते हैं, कोई भी चीज़ लिखते हैं, कोई भी चीज़ टाइप करते हैं, तो उसी टाइम आपके सामने जो है वो ओपन हो जाती है। इन विच ऑल द इंफॉर्मेशन ऑफ द वर्ल्ड इज़ केप्ट, यानी जिसमें तमाम दुनिया की जितनी भी इंफॉर्मेशन हैं वो वहाँ पे मौजूद हैं। एंड एनी वन कैन एक्सेस इट, और कोई भी जो है इसकी एक्सेस कर सकता है। एनी वन कैन एक्सेस इट। उसके बाद है फॉर एग्जांपल www.google.com इज़ एन एग्जांपल ऑफ द वे इन वर्ल्ड वाइड वेब हैज स्टोर्ड इंफॉर्मेशन ऑनलाइन, यानी अब जो है उसने कहा है कि कैसे आप देख सकते हैं कि ये जो वर्ल्ड वाइड वेब है ये इसमें कैसे इंफॉर्मेशन स्टोर होती हैं। ये फॉर एग्जांपल वर्ल्ड वाइड वेब, यानी जो google.com है उस पर जो है वर्ल्ड वाइड वेब हैज़, यानी इसको जो वर्ल्ड वाइड वेब है इसको www. का नाम दिया गया है। और ये कैसे जो है इसमें इंफॉर्मेशन ऑनलाइन स्टोर होती हैं, और आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी इंफॉर्मेशन अगर चाहते हैं, पूरी दुनिया की इंफॉर्मेशन यहाँ पे स्टोर है और आप इसे एक्सेस कर सकते हैं। इसके ऊपर आप अपनी जो भी इंफॉर्मेशन चाहते हैं उसको टाइप करते हैं तो ये वहाँ से आपको जो है वो उसकी सर्चिंग जो है सर्च करके बता देता है। यू टाइप एनीथिंग ऑन गूगल एंड रिलेटेड टॉपिक्स फॉर इंफॉर्मेशन इज़ शोन, यानी आप जो है कोई भी टॉपिक जहाँ पे टाइप करते हैं गूगल पे तो उसके जो रिलेटेड टॉपिक्स हैं वो भी इसमें शो हो जाते हैं। द वर्ल्ड इज़ अ क्लिक अवे बिकॉज ऑफ दीज टू इन्वेंशंस, यानी ये जो दो इजादात हैं, एक इंटरनेट और एक कंप्यूटर, इसकी वजह से जो वर्ल्ड इज़ अ क्लिक, यानी एक क्लिक पे डिपेंड करती है। आप कोई भी चीज़ टाइप करें, उसको क्लिक करें तो वो आपके सामने जो है
है वो ओपन हो जाती है। देयर आर मैनी फेमस इन्वेंटर्स इन द मुस्लिम वर्ल्ड एज वेल। इसके साथ साथ बहुत सारी जो फेमस इन्वेंटर्स हैं, ईजादात हैं जो मुस्लिम वर्ल्ड्स में हैं, वो भी आप यहाँ पे देखेंगे। मुस्लिम हैड अ स्ट्रॉन्ग एम्पायर फ्रॉम द मिड 7th सेंचुरी टू 13th सेंचुरी, यानी मुसलमान जो है वो उनका भी एक बहुत ज़्यादा जो है वो दौर रहा है 7 सदी से लेकर 13वीं सदी तक। ड्यूरिंग दिस टाइम बगदाद द सिटी इराक वाज रेफर टू एज, यानी इसमें जो है जो बगदाद शहर है, इराक का ये जो शहर है, इसको भी उन्होंने कहा है कि ये भी इसमें रेफ़र किया जाता है द हाउस ऑफ विजडम। यानी ये जो था, ये जो बगदाद इराक शहर का जो, यानी इराक जो सिटी था, इसका जो शहर बगदाद था, इसको द हाउस ऑफ विजडम कहा जाता था। आल्थो इस्लाम वाज स्प्रेडिंग इवन बिफोर एंड मुस्लिम्स वर डूइंग वेल, यानी यहाँ पे जो था इस्लाम जो है वो बहुत तेज़ी से फैल रहा था। बिफोर एंड मुस्लिम्स वर डूइंग वेल, यानी मुसलमान जो है वो बहुत अच्छे से इसमें जो है यहाँ पे इन्वेंशंस कर रहे थे, यहाँ पे वो बहुत अच्छे से काम कर रहे थे। हिस्टोरियंस कॉल दिस पीरियड द गोल्डन एज बिकॉज ऑफ द इन्वेंशन that were made by famous Muslim scholars at this time, यानी उस दौर को क्या नाम दिया जाता है, गोल्डन एज का नाम दिया जाता है। जो 7वीं सदी से लेकर 13वीं सदी तक का जो दौर था उसको गोल्डन एज का नाम दिया जाता था, क्योंकि यहाँ पे जो मुस्लिम स्कॉलर्स थे, जो मुसलमान थे, उन्होंने जो है वो बहुत सारी इन्वेंशंस की, उन्होंने बहुत सारा काम जो है वो स्टार्ट किया, उन्होंने बहुत सारी इजादात की। कॉल दिस पीरियड्स एज ए गोल्डन एज। उसके बाद हमारे पास आ जाता है मैनी मुस्लिम फॉलोअर्स अक्वायर्ड नॉलेज बिकॉज दे बिलीव इट वाज देयर रिलीजियस ड्यूटी। और बहुत सारे जो मुस्लिम फॉलोअर्स थे उन्होंने इस नॉलेज को हासिल करना चाहा। क्योंकि बिकॉज दे बिलीव इट वाज देयर रिलीजियस ड्यूटी, यानी ये उनकी एक मजहबी ड्यूटी है कि वो इसके बारे में सीखें, इस नॉलेज के बारे में जानें। एज चाइना हैज़ इन्वेंटेड पेपर इन द 8th सेंचुरी, और जो 8वीं सदी थी वहाँ से चाइना ने क्या किया, चाइना ने पेपर को इंट्रोड्यूस करवाया, पेपर की इन्वेंशन की। एंड द यूज़ ऑफ पेपर मेड इट ईजी, और फिर जो उस पेपर का जो इस्तेमाल था वो हमारे लिए ईजी हो गया फॉर द मुस्लिम स्कॉलर्स के लिए टू रिकॉर्ड देयर नॉलेज, यानी वो अपना जो नॉलेज है उसको रिकॉर्ड कर सकते थे इस पेपर को यूज़ करके, जो 8वीं सदी में चाइना ने आज़ाद किया था। बगदाद हैड बिकम द कैपिटल ऑफ नॉलेज, और बगदाद जो था ये जो इल्म का यानी एक कैपिटल बन गया, एक जो उसका जो है उसका वहाँ पे इतना ज़्यादा उसमें नॉलेज फैल गया कि उसको हम लोगों ने कहते हैं कि ये बिकेम द कैपिटल ऑफ नॉलेज। मैनी फिलोसफर्स फ्राम क्रिश्चियंस एंड अदर किंगडम्स केम टू द बगदाद एंड द इस्लामिक वर्ल्ड टू गेन नॉलेज। और बहुत सारे जो फ़िलासफ़र थे, जिसमें क्रिश्चियन फ़िलासफ़र्स थे और दूसरे जो किंगडम्स थे वो बगदाद शहर में आते थे, और जो इस्लामिक वर्ल्ड था वो यानी जो इस्लामिक यानी जिसको हम लोग कहते हैं कि जो कैपिटल ऑफ नॉलेज था वहाँ पे आते थे, और वहाँ से वो अपना जो है वो नॉलेज गेन करने के लिए क्रिश्चियंस और जो किंगडम्स थे ना वो वहाँ पे मूव करते थे ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज को गेन कर सकें। इट लेड अ फाउंडेशन ऑफ द वर्ल्ड्स टू प्रोग्रेस लेटर ऑन, और ये जो है ये एक बुनियाद बन गई यानी इस दुनिया की तरक्की की बाद में। यानी उसने कहा है कि चाइना जो था उसने 8वीं सदी में पेपर की ईजाद की, और उस पेपर का ये फ़ायदा हुआ कि उस पेपर के इस्तेमाल से जो बहुत सारे मुस्लिम स्कॉलर्स थे ना उन्होंने अपना जो नॉलेज था उसको रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। एंड बगदाद हैज़ बिकम द कैपिटल ऑफ नॉलेज, और बगदाद जो है वो कैपिटल बन गया नॉलेज का। मैनी फिलोसफर्स फ्राम क्रिश्चियंस एंड अदर किंगडम्स केम टू बगदाद एंड इस्लामिक वर्ड्स टू गेन नॉलेज, यानी बहुत सारे जो क्रिश्चियंस थे और जो किंगडम्स थे वो बगदाद शहर में आते उस नॉलेज को हासिल करने के लिए। एंड इट लेट द फाउंडेशन ऑफ द वर्ल्ड्स टू प्रोग्रेस लेटर, और ये जो था ये फिर जो है वो यानी इस दुनिया की तरक्की का एक हिस्सा बन गई, एक बुनियाद बन गई, एक फाउंडेशन बन गई। द मैप ऑफ इस्लामिक गोल्डन एज एज इट स्पीक्स इट स्प्रेड्स फ्राम एशिया टू यूरोप आइडेंटिफाइज सम प्रेजेंट डे कंट्रीज दैट फॉल इन द शेडेड एरिया। यानी आप देख सकते हैं कि ये मैप जो है ये कैसे शो कर रहा है कि जो गोल्डन एज था ना, जो गोल्डन एज है वो कैसे फैला, यानी एट इट्स पीक यानी वो किस तरह इस पूरी दुनिया में फैल रहा था। इट्स स्प्रेड फ्राम एशिया, यानी ये एशिया से यूरोप यानी यूरोप की तरफ जो है ये कैसे फैला है। आइडेंटिफाइज सम प्रेजेंट डे कंट्रीज दैट फॉल इन द शेडेड एरिया, यानी आप देखें कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इस प्रेजेंट टाइम में बहुत सारे ऐसे जो कंट्रीज़ हैं जिसमें ये जो है वो शेडेड एरिया जो है वो अभी तक फैला हुआ है, यानी अभी तक ये जो गोल्डन जो वहाँ पे इन्वेंशंस थी वो अभी तक बहुत सारे यूरोप कंट्रीज़ में
वो ऐसे ही उसका इस्तेमाल हो रहा है। स्कॉलर्स एंड फिलोसफर्स इन द इस्लामिक इन्वेंशंस में अब हमारे पास आ रहा है स्कॉलर्स एंड फिलोसफर्स इन इस्लामिक एम्पायर, यानी जो इस्लामिक एम्पायर है इसमें स्कॉलर्स और फिलोसफर के बारे में पढ़ते हैं। नंबर 1 है इब्न सीना वाज ऑफ द मोस्ट प्रोफाउंड फिलोसफर एंड इन्वेंटर ऑफ गोल्डन एज ऑफ इस्लामिक एम्पायर, यानी जो गोल्डन एज जिसमें हमने पढ़ा कि जिसमें नॉलेज जो है वो बहुत तेज़ी से फैला, यानी बहुत सारे जो साइंसदान ने उन्होंने बहुत सारी जो मुस्लिम साइंसदान थे उन्होंने बहुत सारी इन्वेंशंस की, जिसमें कहते हैं कि मोस्ट प्रोफाउंड फिलोसफर एंड इन्वेंटर ऑफ द इब्न सीना है। ही हैड मेड इन्वेंशन इन मेडिसिन एंड फिलोसफी, और इसने जो है इसने किस में इन्वेंशन की थी, मेडिसिन और फिलोसफी में। हिज बुक कैनॉन ऑफ मेडिसिन वाज द फर्स्ट बुक टू डिस्कस contagious diseases like ट्यूबरकुलोसिस, यानी इसने जो है ऐसी जो बुक्स बनाई थी, ऐसी बुक्स लिखी थी जिसमें मेडिसिन्स वगैरह के बारे में डिस्कस किया जाता था, और इसमें उन्होंने जो कंटेगियस डिसीज़ थी जैसे लाइक अ ट्यूबरकुलोसिस, इसके बारे में उसने डिस्कस किया। अबू अली कासम इन्वेंटेड इन मेडिसिन्स विल लेटर फ्रॉम इनटू सर्जिकल प्रोसीजर। उसके बाद जो अबू अली कासम था इसने जो क्या किया, इसने भी मेडिसिन वगैरह की इजादात की जिसमें जो बाद में जो है वो सर्जिकल प्रोसीजर्स में यूज़ होती हैं। विल इन्वेंटेड मेडिसिन विल लेटर फ्रॉम इनटू सर्जिकल प्रोसीजर्स, यानी सर्जिकल प्रोसीजर्स में जो मेडिसिन वगैरह यूज़ होती हैं वो किसने की, वो अबू अली कासिम था। इब्ने बतूता वाज अ ट्रैवलर फेमस फ्रॉम अ जर्नी ही टुक। उसके बाद एक और साइंसदान का नाम लेते हैं कि इन्होंने ट्रैवल किया, जर्नी यानी उसने जो है उन्होंने पूरी दुनिया का जो है वो ट्रैवल किया। ओवर अ पीरियड ऑफ 30 ईयर्स इब्ने बतूता विजिटेड मोस्ट ऑफ द नॉन इस्लामिक वर्ल्ड एज वेल एज मैनी नॉन मुस्लिम लैंड्स, यानी इन्होंने जो है वो मुस्लिम इस्लामिक वर्ल्ड के साथ साथ जो नॉन मुस्लिम एरियाज थे, लैंड्स थी, वहाँ भी इन्होंने विजिटेड किया। हिज जर्नी इंक्लूडेड ट्रिप टू नॉर्थ अफ्रीका टू द हॉर्न ऑफ अफ्रीका, यानी इन्होंने नॉर्थ अफ्रीका से जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका है वहाँ पे जो सारा इलाका है उन्होंने इसको विज़िट किया, उसका जो है इन्होंने स्टार्टेड किया अपना जर्नी। वेस्ट अफ्रीका एंड ईस्टर्न यूरोप, यानी इन्होंने जो है वो वेस्ट अफ्रीका और ईस्टर्न यूरोप की तरफ जो है अपना जर्नी जो है इन्होंने स्टार्ट किया। एंड टू द मिडल ईस्ट एंड साउथ एशिया एंड सेंट्रल एशिया, साउथ एशिया एंड चाइना, यानी ये सारे जो उन्होंने ये नाम भी मिडल ईस्ट है, साउथ एशिया है, सेंट्रल चाइना है, ये सारे इन्होंने जो है इलाके जो हैं इन्होंने उनमें विज़िट किया, उसको घूमा। इट इज़ सेड दैट इब्ने बतूता रोट द फर्स्ट ट्रैवलिंग बुक नेम्ड रहीला, यानी उन्होंने सबसे पहले जो ट्रैवलिंग बुक जो थी वो लिखी थी, जिसको उन्होंने नाम क्या दिया, उन्होंने राहिला का नाम दिया। ये जो थे ये उन्होंने जो है ये सारे जो इलाके थे इन्होंने उसमें वहाँ पे सफ़र किया, और उसके बाद उन्होंने यहाँ पे एक बुक लिखी जिसको उन्होंने ये नाम दिया कि ये जो है इब्ने बतूता ये कैसे कैसे ये दुनिया में सफ़र करते रहे हैं, जिसमें उन्होंने मुस्लिम कंट्रीज़ के साथ साथ नॉन मुस्लिम जो एरियाज़ थे, नॉन मुस्लिम जो लैंड थी उसमें सफ़र किया। देयर वर मैनी अदर इन्वेंशंस दैट वर डन अंडर द इस्लामिक एज फ्राम 8th सेंचुरी टू 14th सेंचुरी। उसके बाद कहते हैं कि यहाँ पे और भी बहुत सारी इन्वेंशंस हैं जो 8वीं सदी से 14वीं सदी तक जो हैं वो होती रही हैं इस्लामिक एज में। एंड द आर्किटेक्चर्स ऑफ बिल्डिंग्स विद मैग्निफिसेंट डोम लाइक स्ट्रक्चर्स एंड ब्यूटीफुल कैलीग्राफी रिटन ऑन इट वर मेड। या इसके साथ साथ उन्होंने कहा है कि इस दौर में ऐसी बहुत सी आर्किटेक्चर्स काम होते थे बिल्डिंग्स वगैरह में, जिसमें मैग्निफिकेंट्स डोम लाइक स्ट्रक्चर्स एंड ब्यूटीफुल कैलीग्राफी रिटन ऑन दैम, यानी यहाँ पे ऐसे ऐसे वो उन्होंने बनाए हैं डोम वगैरह, जिसमें उन्होंने बहुत ज़्यादा इसके स्ट्रक्चर्स इतने खूबसूरत हैं और वहाँ पे इतनी प्यारी कैलीग्राफी लिखी हुई है कि जो हमें हमारी माजी की जो इन्वेंशंस हैं ना उनके बारे में वो हमें बताते हैं। द आर्किटेक्चर्स वाज वेरी इनोवेटिव फॉर इट्स टाइम बिकॉज नेचुरल light was used to light the rooms and the ventilations were also kept intact। यानी आप तब की अगर जो इन्वेंशंस हैं उनको देखें तो जो आर्किटेक्ट्स हैं वो इस तरह से उन्होंने ये जो है इसको बनाया गया है कि जो नेचुरल लाइट है यानी जो सूरज की रोशनी वगैरह है वो कैसे यूज़ की जाती थी, कैसे उसको रूम्स वगैरह में वेंटिलेटर के तौर पर यूज़ किया जाता था, यानी कैसे जो सूरज की रोशनी है वो कैसे उन बिल्डिंग्स पे पड़ती है और उसमें
में फिर उसमें जो वेंटिलेशन है वो कैसे होती है, ये उन्होंने, ये जो सारी थी ये तब की इजादात थी। एंड वेंटिलेशन आल्सो केप्ट इंटैक्ट। उसमें अब यहाँ पे देखेंगे द इनसाइड ऑफ अ मॉस्क इन प्रेजेंट डे ईरान, यानी ये इनसाइड जो स्ट्रक्चर उन्होंने दिखाया गया है, एक मस्जिद है ईरान में जिसमें उन्होंने देखा है कि ये सूरज की रोशनी से आप देख सकते हैं कितनी वेंटिलेशन हो रही है। ये जो वहाँ पे जो आर्किटेक्ट वगैरह डिज़ाइनिंग वगैरह की गई है, कैलीग्राफी की गई है, उसको सूरज की रोशनी कैसे रिफ्लेक्ट करके, तो ये सारा जो एरिया है वो कवर किया गया है। सुल्तान अहमद मॉस्क है तुर्की, और तुर्की में ये जो सुल्तान अहमद मॉस्क है ये भी एक बहुत ज़्यादा यानी एक ब्यूटीफुल जो है आर्किटेक्ट है, ब्यूटीफुल जो है कि इन्वेंशन है जिसमें बहुत ज़्यादा आर्किटेक्ट वगैरह के साथ उन्होंने उसको जो है वो बनाया है। जॉब ऑफ रॉक इन जर्नलिज्म इन ऑक्यूपाइड फ़लस्तीनिया, यानी ये भी एक जो है इसके बारे में भी कहा गया कि ये भी एक बहुत ज़बरदस्त इन्वेंशन है जिसमें जो है कैलीग्राफी बहुत ज़्यादा की गई है, बहुत ज़्यादा आर्किटेक्ट इसको बहुत ज़्यादा खूबसूरत तरीके से बनाया गया है। ये सारी जो हैं ये इन्वेंशंस हैं। मुस्लिम जो स्कॉलर्स थे, मुस्लिम जो फ़िलासफ़र्स थे, ये सारी चीज़ें उन्होंने यहाँ पे डिस्कस की हैं। नो मूव ऑन द एक्सरसाइज ऑफ दिस यूनिट, यानी इस यूनिट की जो एक्सरसाइज है अब हम उसकी तरफ मूव करते हैं। इन यूनिट नंबर 3 में हमने जो जो चैप्टर्स पढ़े, अब हम लोग उसकी एक्सरसाइज की तरफ जाते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आ रहा है आंसर दीज क्वेश्चंस, यानी कुछ क्वेश्चंस हैं, आप उनके आंसर्स दें। आंसर्स द फॉलोइंग क्वेश्चंस। नंबर 1 क्वेश्चन में आ जाता है व्हाट डज AD एंड BC मीन इन टाइम, यानी उस टाइम में जो AD लफ्ज़ था और जो BC था उसका क्या मतलब था। AD means AD refers to the time after the birth of Prophet ईसा, यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का जो बर्थ का जो टाइम था, इससे जो पहले वाला टाइम था उसको AD का नाम दिया जाता है। AD रेफर टू द टाइम आफ्टर द बर्थ ऑफ द प्रॉफिट ईसा, यानी जो हज़रत प्रॉफिट ईसा अलैहिस्सलाम थे उनकी जो बर्थ के बाद का जो दौर था उसको AD रेफ़र किया जाता था। उसके बाद BC जो है, BC refers to the time before the birth of Prophet ईसा अलैहिस्सलाम, और उनकी जो पैदाइश का जो पहले का दौर था उसको BC का नाम दिया जाता था, उनकी पैदाइश के बाद का जो दौर था उसको AD का नाम दिया जाता था, ऑफ प्रॉफिट ईसा अलैहिस्सलाम। नेक्स्ट है हाउ द इंडस वैली सिविलाइजेशंस वर डिस्क्राइब। इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है आप उसको कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं, आप उसको कैसे जो है वो बयान करते हैं। द इंडस वैली सिविलाइजेशंस वर ट्रेडर्स एंड फार्मर्स। द इंडस वैली civilization were traders and farmers. It had a well developed ड्रेनेज सिस्टम था। लेन देन का जो सिस्टम था वो वेल डेवलप्ड था, वेल डेवलप्ड सिस्टम। द cities of this civilization जो इस सिविलाइजेशंस के जो शहर थे वर वेल प्लान्ड,
यानी वो बहुत अच्छे से प्लान किए हुए थे। ये है जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, उसमें उन्होंने कहा है कि इसमें जो है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन में ट्रेडर्स एंड फार्मर्स थे। इट हैज़ अ वेल डेवलप्ड ड्रेनेज सिस्टम था, यहाँ पे जो लेन देन का सिस्टम था वो बहुत वेल था, और वहाँ के जो शहर थे उन्हें वेल प्लान किया गया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 इज़ हाउ डिड द इंडस सिविलाइजेशन कम टू एन एंड, यानी इसका कैसे खात्मा कैसे हुआ जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी। सम हिस्टोरियंस Some historians believe that the civilization might have ended with फ्लड, यानी फ्लड वगैरह से इसका ख़ात्मा हुआ। उसके बाद ड्राउट यानी खुश्क साली की वजह से इसका ख़ात्मा हुआ, और एनी नेचुरल डिज़ास्टर, यानी कोई नेचुरल डिज़ास्टर आया जिसकी वजह से इसका ख़ात्मा हुआ। अदर बिलीव्स डैट, कुछ लोग कहते हैं दे वर इन्वेंटेड बाय अ पावरफुल ग्रुप यानी जिसको आर्यंस का नाम दिया गया था, यहाँ ये इस वजह से यहाँ से ख़त्म हो गए थे। हु वर द आर्यंस वेयर दे फ्रॉम, warriors that came from the Central Asia। ये ऐसे जो दुश्मन थे वहाँ की जो सिविलाइजेशंस थी, उनके जो ऐसे वॉरियर्स थे जिन्होंने जो वहाँ की सिविलाइजेशंस थी वहाँ पे उन्होंने वो वहाँ पे आए और उन्होंने उसको वहाँ से ख़त्म कर दिया। डैट केम, और ये कहाँ से आए थे? डैट केम फ्राम सेंट्रल एशिया। सेंट्रल एशिया से जो यहाँ ये वहाँ के दुश्मन थे जो सेंट्रल एशिया से आए थे। नेक्स्ट है हु केम आफ्टर आर्यंस, यानी अब इसके बाद जो वहाँ पे लोग आए थे वो कौन से थे? मैनी पीपल कम्स टू द सब कॉन्टिनेंट, यानी यहाँ पे बहुत सारे जो सब कॉन्टिनेंट पे बहुत सारे लोग आए थे। आफ्टर्स many people have come to the subcontinent that includes Pakistan, India, उसके बाद ये जो हैं ये सारे सब कॉन्टिनेंट में आते हैं। बांग्लादेश एंड नेपाल, ये सारे सब कॉन्टिनेंट के हिस्से हैं। सब कॉन्टिनेंट जो है जो वेस्ट एशियन आता है वो हमारे पास, इसमें ये सारे लोग जो हैं वो शामिल हैं, यानी ये सारी कंट्रीज़ जो हैं वो वहाँ से ये लोग जो थे इन्होंने हिजरत की थी। हाउ डिड इस्लाम कम टू द सब कॉन्टिनेंट, सब कॉन्टिनेंट में जो इस्लाम था वो कैसे फैला? इस्लाम came to the subcontinent when Muhammad bin Qasim entered with his
with his army in 712 AD। 712 हिजरी में जब मोहम्मद बिन कासिम अपनी आर्मी के साथ सब कॉन्टिनेंट बरसगीर में एंटर हुए थे तो वहाँ पे फिर इस्लाम जो है वो फैला था। राइट अबाउट द कॉन्ट्रीब्यूशंस मेड बाय द इब्ने सीना, थॉमस एडिसन, हेनरी फोर्ड एंड इब्ने बतूता, यानी इनकी जो कॉन्ट्रीब्यूशंस है इन्वेंशंस में, यानी जो नई ईजादात हैं इसमें उन्होंने क्या जो कॉन्ट्रीब्यूशन की उसके बारे में जो है वो बताएं। सबसे पहले है इब्ने सीना, यानी ये जो फ़िलासफ़र थे, जो साइंसदान थे, इन्होंने क्या चीज़ इन्वेंशन की थी। ही हैड मेड इन्वेंशन इन मेडिसिन्स, मेडिसिन एंड फिलॉसफी। फ़िलासफ़ी और मेडिसिन में इनकी इन्वेंशन है जो जिसे इब्ने सीना कहते हैं। उसके बाद थॉमस एडिसन है। थॉमस एडिसन द लाइट, यानी जो लाइट के बल्ब वगैरह हैं, द लाइट बल्ब वाज इन्वेंटेड बाय थॉमस एडिसन। Thomas Edison was the inventor of light bulb, and the Henry Ford invented the automobile. Henry Ford invented the automobile। इन्होंने ऑटोमोबाइल वगैरह जो है वो इजाद किया था। इब्ने बतूता रोड द फर्स्ट ट्रैवलर्स बुक, यानी इन्होंने जो था वो पहली जो ट्रैवलर्स बुक थी उसको लिखा था, जिसको उन्होंने रहिला का नाम दिया था। इब्ने बतूता रोड द फर्स्ट ट्रैवलर्स बुक। उन्होंने पहली जो ट्रैवलर्स बुक थी उसको लिखा, जिसको उन्होंने क्या नाम दिया, बुक नेम्ड रहिला। ये इनकी बुक थी जिसमें उन्होंने जो है वो जो अपनी ट्रैवलिंग हिस्ट्री थी उसको लिखा था। नेक्स्ट है चूज़ द करेक्ट ऑप्शन, यानी यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, उनको आपने करेक्ट चूज़ करना है। द इंडस वैली बिगेन इन द ईयर 3300 BC, जो उसकी जो राइट ऑप्शन है। ह्यूमन केम इनटू बीइंग अबाउट ईयर्स अगो, यानी कितने साल पहले जो है वो इस प्लेनेट पे जो है वो इस लोगों का जो है वो ज़हूर हुआ। तकरीबन 15 लाख साल पहले, यानी 15 lakh thousands years ago the people came into being existence. Indus Valley has well, इंडस वैली में कौन सा सिस्टम जो था वो वेल था, हाउस सिस्टम, ऑर्नामेंट सिस्टम और ड्रेनेज सिस्टम, यानी उनका जो लेन देन सिस्टम था वो बहुत ज़्यादा अच्छा था। आफ्टर द आर्यंस केम पीपल हैव कम टू द इंडिया सब कॉन्टिनेंट और अमेरिका, यानी यहाँ के जो लोग थे उन्होंने कहाँ से हिजरत की थी, उन्होंने सब कॉन्टिनेंट से हिजरत की थी। मोहम्मद बिन कासिम एंटर्ड विद हिज आर्मी, यानी अपनी आर्मी के साथ कब जो है वो सब कॉन्टिनेंट में एंटर हुए थे 712 हिजरी में। द क्वीन ऑफ इंग्लैंड रूल्ड द सब कॉन्टिनेंट्स, यानी जो क्वीन ऑफ इंडिया थे उन्होंने जो इंग्लैंड उन्होंने कितनी कब वहाँ पे हुकूमत की सब कॉन्टिनेंट में 1947 तक, यानी पाकिस्तान के बनने से पहले तक उन्होंने जो है वो यहाँ पे हुकूमत की। जहांगीर खान वाज नोन एज आ जस्ट सोल्जर था, आर्मी था या हेडर था, इज़ आ लीडर, ये लीडर था। उसके बाद है औरंगज़ेब वाज a simple learned man, skilled learned man और modern, a simple learned man। नेक्स्ट है हेनरी फोर्ड इन्वेंटेड द, जो हेनरी फोर्ड था उसने क्या इन्वेंट किया था, उसने ऑटोमोबाइल इन्वेंट किया था।
द एग्जाम्पल्स ऑफ वर्ड्स वाइड वेब, यानी जो वर्ल्ड वाइड वेब है उसको हम लोग इन शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं, WWW, यानी वर्ल्ड वाइड वेब की शॉर्ट फॉर्म है WW। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल मेड टेलीफोन, LCD और लैपटॉप मेड टेलीफोन। फिलिंग इन द ब्लैंक्स, अब हमारे पास आ रहा है फिलिंग इन द ब्लैंक्स। फिलिंग इन द ब्लैंक्स में नंबर 1 इज़ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी वार आल्सो आ ब्रेक आउट इन्वेंशन, यानी ये बहुत ज़्यादा जो ब्रेक आउट है, यानी एक जो बहुत अच्छी ईजाद है, ब्रेक आउट इन्वेंशन है उस दौर की। उसके बाद द इन्वेंशन ऑफ व्हील इज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट, यानी जो व्हील की इन्वेंशन है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट इन्वेंशन है। कंप्यूटर्स एंड इंटरनेट वर आल्सो इम्पोर्टेंट इन्वेंशन, यानी ये भी एक इम्पोर्टेंट इन्वेंशन है। किसके लिए, किस में यूज़ होती है, इन कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन में। एन इन्वेंशन इज़ समथिंग दैट इज़, यानी एक ऐसी इन्वेंशन, एन इन्वेंशन इज़ समथिंग दैट इज़, यानी जो एक ईजाद है। द इन्वेंशन इज़, द इन्वेंशन, an invention is something that is new invention, that is new, innovative, जो नई इनोवेटिव चीज़ें होती हैं, innovative and modern फॉर इट्स टाइम, यानी जो इन्वेंशन है उसको कहते हैं कि ये नई जो इनोवेटिव्स होती हैं उस दौर की, मॉडर्न दौर की जो इनोवेशंस हैं, जो नई चीज़ें हैं, उनको हम लोग इन्वेंशन का नाम देते हैं। एज द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड हैज़ इंक्रीज्ड, यानी जो इस जो प्लैनेट है, इस जो दुनिया की जो पॉपुलेशन है वो दिन ब दिन इंक्रीज होती जा रही है। द लाइट बल्ब वाज इन्वेंटेड बाय थॉमस एडिसन। Thomas Edison invented the bulb. The artifacts can be seen in a museum, यानी जो उनकी जो आर्टिफैक्ट्स हैं, जो उस दौर में जो चीज़ें वगैरह इस्तेमाल होती हैं, वो आप कहाँ पे देख सकते हैं, म्यूज़ियम में। उसके बाद है शाहजहां वाज अ ग्रेट आर्किटेक्ट, यानी शाहजहां जो था वो एक ग्रेट आर्किटेक्ट था, ये सही है। उसके बाद ट्रू फॉल्स में हमारे पास आ रहा है, ट्रू फॉल्स में है जो हुमायूं था नेवर लॉस्ट अ बैटल, इज़ इट राइट और रॉन्ग स्टेटमेंट। अब आप इन स्टेटमेंट्स को पढ़ें और इन स्टेटमेंट्स को पढ़ने के बाद जो राइट स्टेटमेंट्स हैं उनको टिक करें और जो रॉन्ग हैं उनको क्रॉस करें। हुमायूं वर नेवर लॉस्ट अ बैटल, यस इट इज़ राइट स्टेटमेंट। शाहजहां वाज अ ग्रेट आर्किटेक्ट, शाहजहां जो था वो एक ग्रेट आर्किटेक्ट था, यस इट इज़ अ राइट ऑप्शन। द फर्स्ट कंप्यूटर वाज मेड इन 1947, जो पहला कंप्यूटर था वो 1947 को बना, नो इट इज़ रॉन्ग स्टेटमेंट। द फर्स्ट कंप्यूटर वाज मेड इन 1946। उसके बाद है टेलीफोन वाज इन्वेंटेड इन 1877, नो इट्स अ रॉन्ग स्टेटमेंट। यहाँ पे हमारी जो ट्रू फॉल्स हैं वो कंप्लीट होते हैं। नो आपने यूनिट नंबर 3 में जो पढ़ा उसके उसके आगे जो हमारी एक्सरसाइज आती है आप उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि मैच या हमने पहले आंसर क्वेश्चंस किए, फिर उसमें हम लोगों ने ट्रू फॉल्स और जो MCQs थे वो वगैरह चेक किए। उसके बाद हमारे पास आ रहा है मैच द फॉलोइंग विद देयर इन्वेंटर्स, यानी ये जो हैं इनको ये यहाँ पे कुछ ये साइंसदान और फिलोसफर्स की तस्वीरें ली गई हैं और नीचे उनकी जो इन्वेंशंस हैं उनके बारे में बताया गया है। उन्होंने कहा है कि इसको जो है आप मैच करें, यानी सबसे पहले हमारे पास आ रहा है ये जो फिलोसफर्स है, जो साइंसदान है थॉमस एडिसन, तो इन्होंने क्या ईजाद किया था, इन्होंने ये जो है वो ये ग्राहम बेल इन्होंने टेलीफोन ईजाद किया था। उसके बाद ये हेनरी है, तो इन्होंने ऑटोमोबाइल वगैरह जो हैं ये इनकी इन्वेंशंस की थी। ये थॉमस एडिसन हैं, तो इन्होंने बल्ब यानी ये जो लाइट बल्ब वगैरह हैं इनको इन्वेंट किया था, इनको ईजाद किया था। यहाँ पे हमारी यूनिट नंबर 3 जो है वो कंप्लीट होती है। आई होप यू गॉट ऑल द पॉइंट्स करेक्टली। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।